नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस। मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव अपने इस नए चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ अधिक पाने की उम्मीद में मेरा यह वीडियो बड़े ही मन और लगन से देख रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको ढेरों सारी जानकारियाँ दे चुके हैं, मगर वो चैनल पुराना था। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो चैनल जो है बंद हो गया है। ये है मेरा नया चैनल स्टडी CBL क्लासेस। तो जो प्यार और सम्मान उस चैनल को मिला था, उससे कहीं बढ़कर इस चैनल को प्यार और सम्मान मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। और ये मान के चलिए कि यह चैनल जो है आपका अपना चैनल है, पर्सनल चैनल है। आगे बढ़ते हैं इससे हमारी अनोखी नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसी के लिए जाना जाता हूं कि आपके लिए ढेरों सारी वीडियो में जो है तरह तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और आज का जो टॉपिक है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर DNA के टॉपिक पर वीडियो बनाइए, DNA आखिर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं सागर कुमार राव, मैं आपके साथ जो है अब उसी टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जो है, आज का हमारा टॉपिक होगा DNA। जैसा कि इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम हम इससे पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ पढ़ने के, कुछ सीखने की उम्मीद में बैठे हैं तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और बिल्कुल अपने मन को एकाग्रचित करके जो है मेरे एक एक पॉइंट को जो है नोट डाउन करते जाइए। जहाँ पे नोट डाउन ना कर पाइएगा, वीडियो कुछ देर के लिए पुश कर दीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, DNA का जैसा कि पूरा नाम मैंने बताया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मुख्य 3 बातों पर चर्चा करेंगे। हमारी पहली बात होगी DNA, आखिर DNA होता क्या है। और दूसरी बात होगी DNA की खोज किसने की या DNA मॉडल किसने प्रस्तुत किया। और तीसरी बात होगी DNA के साथ साथ हम थोड़ा सा RNA के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि RNA और DNA में क्या अंतर होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, समझते हैं। आपके सामने एक बड़ा ही फेमस, आपसे बहुत ही ज़्यादा परिचित एक चित्र बना हुआ है, जो कि DNA का है। इस DNA के चित्र में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताता चलूँगा और आप ध्यान से इसको देखते चलिए। यह जो मॉडल है, यह वाटसन और क्रिक द्वारा, दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, दो प्रसिद्ध इंग्लैंड यानी अंग्रेजी वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया मॉडल है, जो कि वाटसन और क्रिक का DNA मॉडल कहलाता है। कहीं कहीं पर इसे डबल हेलिक्स या द्वै कुंडलित मॉडल भी कहते हैं। यह सीढ़ीनुमा मॉडल जो है वैज्ञानिक जो है वाटसन और क्रिक, दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा। वाटसन और क्रिक के मुख्य 2 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस मॉडल को जो है सन 1953, इस सन को नोट कर लीजिए, 1953 अर्थात 1953 ईस्वी में दिया। इन्होंने इस मॉडल को 1953 ईस्वी में दिया। महज कुछ बांस के जो है डंडों से या कुछ जो है प्लास्टिक और कुछ लोहे की सरियों की सहायता से इन्होंने इस मॉडल को बनाया और साथ ही साथ इसके बारे में पूरी जानकारी जो है समझाई, जिसके लिए सन 1963 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जो कि इनका पूरा नाम है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक दोनों वैज्ञानिकों को अपने इस अनोखी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1963 में इन्हें नोबेल पुरस्कार अपने इस जो है एक अनोखे खोज के लिए दिया गया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर DNA मॉडल होता क्या है,
क्या है इस डीएनए की पूरी संकल्पना। अगर आपको डीएनए के बारे में कुछ विस्तृत लिखने को आ जाए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से ख़त्म करेंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे। और काफ़ी सारे प्रश्न इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उठेंगे, मैं बीच बीच में उसको भी बताता चलूँगा। जैसे पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका 1 नंबर देगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, डीएनए का सबसे प्रसिद्ध मॉडल किन 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, तो वो थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने डीएनए के प्रसिद्ध मॉडल को प्रस्तुत किया। अब जरा जानते हैं डीएनए है क्या। देखिए, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो हमारी कोशिका केंद्रक में उपस्थित होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि हमारी कोशिकाओं के कोशिका केंद्रक में उपस्थित होता है। अब कोशिका केंद्रक में उपस्थित होने के साथ साथ डीएनए का निर्माण किससे होता है। दोस्तों, डीएनए का निर्माण होता है कुछ आनुवांशिक क्रोमैटिन धागों से। आनुवांशिक क्रोमैटिन धागों से। अब आप कहेंगे आनुवांशिक क्रोमैटिन धागे किससे बने होते हैं, तो बने होते हैं आनुवांशिक प्रोटीन से। आनुवांशिक प्रोटीन से जो है आनुवांशिक क्रोमैटिन धागों की संरचना होती है, वह भी उलझे हुए धागे होते हैं जिनकी संरचना कुछ इस प्रकार से आपस में उलझी हुई होती है। डीएनए जो है, इन क्रोमैटिन धागों के जटिलता के मिलने से जो है डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए बहुत ही जटिल संरचना है, इसे बहुत ही साधारण तरीके से व्यक्त करने का कार्य वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने किया। तो वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक के इस डीएनए मॉडल को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनके, जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो पेन लेकर अपनी कॉपी पर एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। वीडियो को थोड़ी देर पुश कीजिए और लिखते जाएंगे। सबसे पहली बात तो डीएनए का, वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है वह द्वय कुंडलित होता है। देखिए दोस्तों, एक कुंडली जो है कुछ इस प्रकार से गई है और दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं इस प्रकार से गई है ना। तो कुंडली नंबर 1, कुंडली नंबर 2, यानी डीएनए, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल द्वय कुंडलित होता है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि वैज्ञानिक वाटसन और वैज्ञानिक क्रिक ने डीएनए का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, तो आप कहेंगे वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्वय कुंडलित मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। अब आप जो है बताएंगे यह मॉडल द्वय कुंडलित है और जिसकी बाहरी दीवारें, पॉइंट नंबर 2, जिसकी बाहरी दीवारें शुगर और फॉस्फेट की बनी होती हैं। जिसकी बाहरी दीवारें शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? शुगर, दोनों शुगर फॉस्फेट की बनी। ऐसा नहीं है कि एक शुगर दूसरी फॉस्फेट, नहीं दोस्तों, दोनों दीवारें जो है शुगर फॉस्फेट की बनी होती हैं। अर्थात डीएनए एक द्वय कुंडलित मॉडल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी बाहरी दीवारें जो है किसकी बनी होती हैं? शुगर फॉस्फेट की बनी होती हैं। किसकी? शुगर फॉस्फेट की। और डीएनए में सीढ़ी के डंडोनुमा जो संरचना है, जैसा कि आप बीच में देख रहे हैं जिसमें मैं लाइनिंग करता जा रहा हूँ, सीढ़ी के डंडोनुमा संरचना, इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। इसको हिंदी में नाइट्रोजनी समाक्षार कहते हैं। यानी सीढ़ी नुमा संरचना न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, जिसे हिंदी में नाइट्रोजनी समाक्षार कहते हैं। नाइट्रोजनी समाक्षार कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स जो है 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। पहला होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। और दूसरा होता है ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। तीसरा होता है थायमिन और चौथा होता है साइटोसिन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। पहले जो है न्यूक्लियोटाइड का नाम है एडेनिन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का नाम है ग्वानिन, तीसरे न्यूक्लियोटाइड का नाम है थायमिन और चौथे न्यूक्लियोटाइड का नाम है, चौथे का आपका साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको बीच में सीढ़ी के डंडोनुमा संरचना दिखाई दे रही है, यह क्या है? यह न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो एडेनिन के ठीक सामने जो है
थायमीन होगा। हमेशा एडेनिन के सामने थायमीन या थायमीन के सामने एडेनिन ही होगा। ऐसा नहीं है कि एडेनिन के सामने ग्वानिन या साइटोसिन आ जाए। दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। हमेशा एडेनिन के सामने थायमीन और थायमीन के सामने एडेनिन ही होगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ग्वानिन के सामने एडेनिन आ जाए। दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। हमेशा एडेनिन के सामने थायमीन और थायमीन के सामने जो है एडेनिन होगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन। जैसे आप ध्यान से देखिए, ए के सामने हमेशा टी रहेगा, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमीन, और जी के सामने हमेशा सी रहेगा, अर्थात जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन। यानी एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन, एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन या थायमीन के सामने हमेशा एडेनिन, और ग्वानिन के सामने जो है साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। देखिए, ये चित्र में भी तो वही प्रदर्शित कर रहा है। ये जो सीढ़ी का डंडल में संरचना है, यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थायमीन होगा। अगर दूसरी ले तो यहाँ पे अगर साइटोसिन होगा तो यहाँ पर जो है ग्वानिन होगा। अगर यहाँ पे ग्वानिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। अगर यहाँ पे थायमीन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा। इसी तरह से चलता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी एडेनिन के सामने थायमीन और थायमीन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने जो है साइटोसिन या साइटोसिन के सामने ग्वानिन। बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये नाइट्रोजनी समाक्षार मुख्य रूप से नाइट्रोजन अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जो है देखिए, इस कुंडली से इस कुंडली, इस कुंडली से इस कुंडली से, जैसे अगर यहाँ से एडेनिन चला तो यहाँ से थायमीन चलेगा। एडेनिन और थायमीन को आपस में जोड़ने वाले कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध? एडेनिन और थायमीन को आपस में जोड़ने का कार्य हाइड्रोजन बंध करते हैं, या ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ने का काम भी हाइड्रोजन बंध करते हैं। बस अंतर ये है कि एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है, तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। फिर से याद करिए, एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है, तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक डीएनए की संरचना में लगभग 1 लाख के आसपास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो सोचिए कितनी सूक्ष्म और जटिल संरचना। जब कोशिका ही नहीं दिखाई देती है, एक सिंगल सेल जब दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके मध्य में जो कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, ह्यूमन का डीएनए, उसके डीएनए में 1 लाख न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो संरचना कितनी जटिल होगी, और इसे देखने के लिए कितनी हाई टेक्नोलॉजी की जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लगभग मैंने बताया कि एक जो है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर लगभग 1 लाख जो है न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ऐसा आरएनए में अगर देखा जाए तो लगभग एक आरएनए में 40,000 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने? आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उसमें लगभग 40,000 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा टॉपिक डीएनए, अभी डीएनए को समझाने के बाद आपको आरएनए पर डिस्कस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। देखिए, जब डीएनए की एक कुंडली चलती है तो 3 फॉस्फेट बॉन्ड से शुरू होती है और 5 फॉस्फेट बॉन्ड पर ख़त्म हो जाती है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 से चला तो 5 पे ख़त्म होगा, और अगर 5 पे चला तो 3 पे ख़त्म होगा। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा, हम 3 से चल रहे हैं और हम जाके ख़त्म कहाँ हो रहे हैं? 5 पर। और अगर हम यहाँ इस 5 से चल रहे हैं तो हम ख़त्म कहाँ पे होंगे? 3 पर। अर्थात 3 फॉस्फेट बॉन्ड हमेशा जो है ख़त्म होता है 5 फॉस्फेट बॉन्ड पे, और 5 फॉस्फेट बॉन्ड हमेशा ख़त्म होता है 3 शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जहाँ लंबाई चौड़ाई की बात कर ली जाए तो एक डीएनए की जो कुल चौड़ाई होती है
वो लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, इससे आपका एक पॉइंट बनेगा और ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। डीएनए की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो एक डीएनए की चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है। एक डीएनए की चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ना एक लाइनिंग के द्वारा इसे आधा आधा बांट दिया गया है। अगर आधा बांट दिया जाएगा तो 20 का आधा 10। देखिए यहाँ पे दिखाया गया 10 एंगस्ट्राम 10 एंगस्ट्राम, 10 एंगस्ट्राम 10, और टोटल को देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, टोटल को यहाँ पे दिखाया गया है ये चीज़। यहाँ पे 10 और 10 मिला के 20 एंगस्ट्राम, 10 और 10 मिला के कितना हो जाता है? 20 एंगस्ट्राम। यानी एक डीएनए की पूरी चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है। और अगर इसे हाफ में बांट दिया जाए तो 10 एंगस्ट्राम इधर हो जाता है और 10 एंगस्ट्राम इधर, अर्थात हाफ जो इसकी चौड़ाई है, आधे 20 का आधा 10 ही होता है, तो आधी चौड़ाई इसकी 10 एंगस्ट्राम और 10 एंगस्ट्राम में बढ़ जाती है। और एक डीएनए की चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्राम होती। कितनी होती है? टोटल 20 एंगस्ट्राम और हाफ एंड हाफ 10 एंड 10 एंगस्ट्राम, यानी 10 एंगस्ट्राम होती है ना प्यारे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपको बताना है एक डीएनए की जो टोटल लंबाई होती है, कितनी टोटल लंबाई, इसका तो कुछ पैमाना नहीं है, लेकिन एक कर्व यानी एक घुमाव की जो दूरी होती है, जैसे ये चीज़ यहाँ से चली और यहाँ पे जाके ख़त्म होती है, तो एक डीएनए के जो घुमाव की दूरी है वो लगभग 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 34। अर्थात एक डीएनए के हेलिक्स यानी जो है इसके कुंडली की जो घुमाव की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? जैसे यहाँ से यहाँ तक चली तो यहाँ से 34 एंगस्ट्राम की हो गई। अर्थात एक घुमाव की जो दूरी डीएनए में होती है वो लगभग 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम। अब मैं बताता हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स है और एक न्यूक्लियोटाइड यानी ये वाली दूरी, एक न्यूक्लियोटाइड्स से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो स्पेस है, जो खाली जगह है, जो दूरी है, वो लगभग 3.4 एंगस्ट्राम है। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्राम, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया देखिए। यानी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम। अर्थात एक घुमाव की जो दूरी होती है वो लगभग 34 एंगस्ट्राम होती है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम के आसपास होती है। और एक डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है। और जब डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम होती है तो अब आपसे बात की जाए कि अगर उस डीएनए को दो बराबर भागों में सेपरेट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो 10 एंगस्ट्राम इधर चला जाता है, 10 एंगस्ट्राम इधर चला जाता है। और ये जो डीएनए की बाहरी दीवारें हैं ये शुगर फास्फेट की बनी होती हैं। इनमें जो है 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड्स का नाम है एडेनिन, दूसरे का ग्वानिन, तीसरे का थायमिन और चौथे का साइटोसिन। जो इसमें छोटी छोटी बातें थी, इस चित्र को समझाने के लिए मोटी बातें थी, वो बता दिया गया है। एक बार मैं और दोहराता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। देखिए डीएनए के बारे में अगर बात की जाए तो डीएनए में हम देखते हैं कि वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल में यह जो है डबल हेलिक्स होता है, अर्थात द्वैकुंडलित होता है, जिसकी प्रत्येक कुंडलियाँ जो है यानी 2 कुंडलियाँ होती हैं, दोनों कुंडलियाँ शुगर फॉस्फेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? शुगर फॉस्फेट। जैसा कि शर्करा फॉस्फेट की श्रृंखला यहाँ लिखा गया है, शर्करा मतलब शुगर ना, शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। और इनके मध्य में सीढ़ी के डंडे नुमा जो संरचना होती है उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये नाइट्रोजन से बने होते हैं। इन्हें हिंदी में नाइट्रोजनी समाक्षार भी कहते हैं। और किसी डीएनए में नाइट्रोजनी समाक्षार 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है थायमिन और चौथा होता है साइटोसिन। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी जंतु के डीएनए, मनुष्य के लगभग डीएनए यानी आप कह सकते हैं कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है?
लगभग 1 लाख के आसपास होती है। आरएनए में लगभग 40,000 के आसपास जो है न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको समझाना है कि डीएनए में इसकी लंबाई चौड़ाई को जान लेते हैं। एक डीएनए की लंबाई मैंने बताया इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 20 एंगस्ट्राम के आसपास है। कितनी है? एक डीएनए की चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है, और जो है अगर इसे हाफ बांट दिया जाए तो 10 एंगस्ट्राम, और 10 एंगस्ट्राम में चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि डीएनए की कुल चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्राम होती है, और यह 10 एंगस्ट्राम और 10 एंगस्ट्राम में बढ़ जाता है। एक डीएनए का जो अनुमूलन, जो उसका एक घुमाव, एक जो चक्र होता है, वह चक्र लगभग 34 एंगस्ट्राम का, 34 एंगस्ट्राम का। एक डीएनए के एक कर्व यानी एक घुमाव का जो लंबाई होती है वो लगभग 34 एंगस्ट्राम होती है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम के आसपास होती है। समझ में आया दोस्तों? तो और ये डीएनए की जो शर्करा फॉस्फेट की श्रृंखला है, शुगर फॉस्फेट की जो श्रृंखला है, वह अगर 3 फॉस्फेट से शुरू होती है तो 5 फॉस्फेट पे ख़त्म होती है, और 5 फॉस्फेट पे जब शुरू होती है तो 3 फॉस्फेट पर आकर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये जो बातें रहीं ये तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में है। और दूसरी जो बात ये है कि डीएनए मनुष्य के शरीर का एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। समझा दोस्तों? अब जब हम आगे बढ़ गए तो हम जानते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है आरएनए। आरएनए के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर हम डीएनए और आरएनए पर जो है उनके बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आरएनए डीएनए की भांति ही जो है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ है, किंतु जो सही बात यह है कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि यह केवल आनुवांशिक कार्यों में डीएनए की सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता। हाँ, मनुष्य में आनुवांशिक नहीं है, लेकिन यह वायरस, बैक्टीरिया आदि में कुछ वायरस, बैक्टीरिया कुछ शैवालों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है। आरएनए के अंदर भी 4 प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ये वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल। जहाँ साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, वहीं आरएनए में साइटोसिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। तो इसके भी 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। ये आरएनए के बारे में पूरी चर्चा हो रही है। आरएनए में 4 प्रकार के भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि आरएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल। जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल में आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल, और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो अब एक बात और, जिस प्रकार से डीएनए की संरचना द्वैकुंडलित होती है कुछ इस प्रकार से, परंतु आरएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? आरएनए की जो संरचना होती है वो मात्र एक कुंडलित होती है। कैसी होती है? एक कुंडलित होती है। अब जो है मैंने बताया आरएनए मनुष्यों में आनुवांशिक नहीं है, लेकिन वायरस, बैक्टीरिया कुछ प्रकार के शैवालों में आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। अब वायरस, बैक्टीरिया कुछ आनुवांशिक जो है जीवों में यह आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। अब जो है आरएनए के बारे में और ज़्यादा विस्तार करें तो आरएनए जैसे डीएनए भी कई टाइप्स के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, और आरएनए आपका टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। कौन कौन से आरएनए टाइप्स ऑफ आरएनए? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। पहला होता है कि टीआरएनए, स्मॉल टी आर एन ए, अर्थात इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए,
उसके बाद आता है ट्रांसफ़र आरएनए अर्थात टीआरएनए, उसके बाद एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, उसके बाद आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। अतः तो टॉपिक जो है आरएनए हम लोगों में आनुवांशिक नहीं होता है, यह केवल वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणुओं में आनुवांशिक होता है। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ जो है क्या है? डीएनए है। तो दोस्तों चलिए फटाफट समझ लेते हैं आखिर क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। तो देखिए यहाँ पर 2 साड़ियाँ हैं, चित्र में आप देख रहे हैं, इधर लिखा है डीएनए और इधर लिखा है आरएनए। डीएनए आरएनए, डीएनए का पूरा नाम पहला जो अंतर है बहुत ही आसान है, बहुत ही। यदि आपने डीएनए और आरएनए दोनों के फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों के पूरा नाम याद कर लिया तो एक पॉइंट तो आपका ऐसे ही बन जाता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, अर्थात डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए का जो केवल राइबोज। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही तो पूरा नाम है। तो जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो पहला पॉइंट आपका यहीं से तैयार हो जाएगा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। बहुत ही आसान सा ये पहला पॉइंट तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। चाहे आप इसे कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें और चाहे जो है आप इसे जो है अपने क्लास टॉपिक्स, मैं दोनों तरह से पढ़ाता हूं दोस्तों। और आप जो है इन क्लासेस से आप केवल इसमें मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, मैं प्रत्यक्ष तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इन चित्रों के माध्यम से और अपने आवाज़ के माध्यम से जो है मैं आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी। फिलहाल अभी का जो टॉपिक है वो डीएनए और आरएनए में अंतर है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को मैं आप बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहा हूँगा। तो अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कह रहा है कि अणु 2 लंबे कुंडलित एक दूसरे के पूरक सूत्रों से बने होते। पूरक सूत्रों का मतलब एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, अर्थात ये कहना चाहता है कि ये दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है। यह कहना चाहता है कि डीएनए आपका द्वय कुंडलित होता है, डबल हेलिक्स होता है, और जो आरएनए होता है वह कैसा होता है? एक कुंडलित, सिंगल हेलिक्स होता है। अर्थात एक कुंडलित आपका आरएनए होता है और डीएनए आपका द्वय कुंडलित होता है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर जो कि छूट गया था, देखिए कह रहा कि इसमें थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है और इसमें जो है थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। मैंने बताया था ना, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन था। इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल था। अर्थात थायमीन आरएनए में नहीं होता है, उसके स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। यही जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 4, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है ना, और कह रहा कि यह कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। जैसा कि मैं बहुत पहले से चिल्लाता चला रहा हूँ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका की क्रियाओं पर डीएनए का क्या होता है? पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसका कोशिकीय क्रियाओं पे पूरा का पूरा क्या होता है? नियंत्रण होता है। और यहाँ पर बता रहा है कि यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आरएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, यह केवल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और सीधे सीधे विषाणुओं में, मैंने बताया वायरस और बैक्टीरिया में यह आनुवांशिक है। वायरस और बैक्टीरिया में यह क्या है? आनुवांशिक है। यानी डीएनए मनुष्यों, जीव जंतुओं में आनुवांशिक है, जबकि आरएनए केवल वायरस और बैक्टीरिया में क्या है? आनुवांशिक है। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है
कि यह केवल केंद्रक, देखिए कह रहा है कि यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों के द्वय गुणन के कारण बनता है। मैंने वैसे बताया कि समसूत्री जो है क्रोमैटिन धागों से जो है, जो अनुवांशिक क्रोमैटिन धागे हैं उनसे डीएनए का निर्माण होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि द्वय गुणन इनमें द्वय गुणन का गुण नहीं पाया जाता है। यह जो है लिप्यांतरण, अणुओं में लिप्यांतरण होता है। लिप्यांतरण होता है का मतलब यह जो है अणु लिप्यांतरण का मतलब इनमें जो है कुंडलन नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अणु क्या होते हैं, खुली हुई अवस्था में होते हैं। और जो है जबकि कह रहा कि द्वय गुणन का जो है पूरा का पूरा लक्षण जो है किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, जबकि वहीं पर आरएनए में किसी प्रकार का द्वय गुणन का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। एक और छोटा सा अंतर है, उसको भी समझ लेते हैं। हो सकता है कि कुछ पॉइंट इसमें छूट गए हों जो इसमें आ जाएं। तो इसमें पहला है कि इसमें शर्करा अणु डीऑक्सीराइबोज प्रकार का होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इससे अब पहला वाला पॉइंट दोहराता भी चलेगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि इसमें शर्करा अणु राइबोज प्रकार था, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है ना दोस्तों। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त समाक्षार कौन कौन से हैं? एडेनिन है, ग्वानिन है और जो है साइटोसिन और थायमिन है। जबकि आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन समाक्षार कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात और है, अगर कह रहा है कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अगर हम ये चारगाफ का नियम है, चारगाफ ने कहा था कि एडेनिन और ग्वानिन को यदि हम आपस में जोड़ देते हैं तो बराबर जो है इसको हम कौन सा बेस कहते हैं? प्यूरीन बेस कहते हैं। एडेनिन और ग्वानिन को साथ में कौन सा बेस कहेंगे? प्यूरीन बेस। ये आप हमेशा याद रखेंगे, एडेनिन और ग्वानिन को हमेशा जो है आप कौन सा बेस कहेंगे? प्यूरीन बेस। और अगर हम वहीं पर जो है साइटोसिन और थायमिन को आपस में जोड़ दें तो इसको हम कौन सा कहेंगे? पिरिमिडीन बेस। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बात है। अगर ये कंपटीशन में पूछता है कि एडेनिन और ग्वानिन बेसों को आपस में क्या कहते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन बेसों को आपस में जोड़ते हैं तो वह प्यूरीन बेस बनाता है। और अगर साइटोसिन और थायमिन बेस को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनाता है? ये बनाता है आपका पिरिमिडीन। देखिए, ये चारगाफ का नियम है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चारगाफ ने इसे दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है चारगाफ। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जो है A+G कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यूरीन बेस। कौन सा बेस? प्यूरीन बेस। और इन्होंने कहा था कि अगर हम जो है C+T कर दें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पिरिमिडीन। कौन सा बेस? पिरिमिडीन। और यही चीज़ जो है आरएनए के लिए भी लागू होती है। आप जानते हैं कि आरएनए में जो है थायमिन नहीं पाया जाता है, तो इस कारण से आरएनए के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल होगा? आरएनए में अगर आरएनए में देखिएगा, अगर आरएनए में A+ आपका जो है A+G आपने लिखा है तो आपका कौन सा हो जाएगा? A+G आपका प्यूरीन। इसमें A+G प्यूरीन होता है जो उसमें A+T था। और इसमें जो है आपका C+U, यह आपका इसमें क्या हो जाएगा? पिरिमिडीन। क्या हो जाएगा? पिरिमिडीन। यानी A+G एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होता है आपका प्यूरीन बेस और साइटोसिन प्लस यूरेसिल बराबर आपका होता है पिरिमिडीन बेस। आशा करता हूँ ये टॉपिक जो है ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। लिखा डीएनए अधिकतर एक केंद्रीय गुणसूत्रों के करा की थोड़ी मात्रा क्लोरोप्लास्ट। डीएनए अधिकतर केंद्रक गुणसूत्र में करा कि डीएनए अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्र की थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तात्पर्य ये है कि जो डीएनए होता है वह अधिकतर कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। सीधी सीधी बात, डीएनए कोशिका केंद्रक में पाया जाता, थोड़ी बहुत जो है क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है किसी भी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही याद करने वाले पॉइंट हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारी कोशिका के कोशिका केंद्रक में। बहुत ही सिंपल, डीएनए हमारी कोशिका के कोशिका केंद्रक में, जबकि आरएनए जो है हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो है अगला पॉइंट, ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है डीएनए अणु में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से कुंडलित अवस्था में होती हैं, जबकि राइबोज श्रृंखलाएं एक दूसरे से कुंडलित अवस्था में नहीं होती हैं। बल्कि यह कह रहा है कि डीएनए जो है आपका डबल हेलिक्स होता है, द्वय कुंडलित होता है, जबकि आरएनए आपका एक कुंडलित होता है। तो दोस्तों, कुछ सीमित संसाधनों के साथ हम आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ चित्रों के माध्यम से हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, आपको लिखने में समस्या होती है, चित्र अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे जिस टाइम मन के उस टाइम पढ़ सकते हैं। हमारी द्वारा कही गई बातें यदि आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप जो है उसे थोड़ा सा पुश करके वीडियो को बैक करके सुनकर उसे कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आपके साथ हमेशा जो है इसी प्रकार से आपके लिए जो है आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से, आपके क्लास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहूँगा। बस चाहिए तो सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक सपोर्ट। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यही मेरी जो है इस चैनल के लिए यही मेरी छोटी सी फीस होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जो है हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।